साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के विषय में। इतिहास के स्रोत किसे कहते हैं, इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। शुरू करते हैं। प्राथमिक स्रोत ये वे स्रोत होते हैं जो घटना के समय पर या उसके बहुत निकट समय में बने होते हैं। इसमें हमें सीधी वास्तविक और प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। इतिहास लेखन में इनका महत्व सर्वोपरि होता है। जो हमारा पहला अभिलेख माना जाता है, प्राथमिक अभिलेख माना जाता है, वह पत्थरों पे लिखा हुआ माना जाता है। यह अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का लेख माना जाता है। इस तरह के अभिलेखों में पत्थरों के ऊपर चित्रात्मक लिखाई की जाती थी। ये देखो चित्र बने हुए, इस तरह की लिखाई उस समय की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख हैं वो पठनीय नहीं है, वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक शिक्षित व्यवस्था थी, एक शहरी व्यवस्था थी। इस टॉपिक के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। पहले एक एक करके इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो अभिलेख में आप समझ गए होंगे, जो प्राथमिक स्रोत है वो शिलालेख को माना गया है, जो पत्थरों पर लिखे गए हैं। ये हमारा प्राथमिक है। आगे चलते हैं। पत्थर, धातु, ताम्रपत्र आदि पर खुदे हुए लेख, ये हमारे अभिलेख हैं। देखिए, ये ताम्रपत्र है। इस तरह के पहले कागज की तरह होता था। ये इस तरह की लिखाई लिखी जाती थी। ये ताम्रपत्र पे लिखी हुई लिखाई है। इस तरह के अभिलेखों में शासन, दान, युद्ध, सामाजिक व्यवस्था आदि का उल्लेख मिलता है। उदाहरण, अशोक के शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभलेख। इस तरह के शिलालेख जो हैं ये आपके अशोक के शासनकाल के हैं, सम्राट अशोक के समय के हैं। ये आपको मिलते हैं। और सम्राट अशोक मतलब मौर्य वंश के हैं। ये सिक्के हमें मिलते थे। शासकों का नाम, उपाधि, धर्मचित्र आदि शिलालेख होता था। आर्थिक स्थिति, शासन, सिक्के, व्यवस्था, संस्कृति का इससे पता चलता है। उदाहरण, मौर्य, गुप्त, मुगल कालीन सिक्के हमारे इस तरह के देखने को मिले हैं। स्थापत्य एवं वस्तु, इमारतें, मंदिर, स्तूप, किले आदि, इनमें कला, तकनीकी, धर्म, सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। सांची का स्तूप देखने में हमें इस तरह का मिलता है। खजुराहो मंदिर, कुतुब मीनार आदि से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। चित्र व मूर्तियां धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन और पहनावा समझने में सहायक होती हैं। ये भी हमें इतिहास के बारे में बताती हैं। अजंता एलोरा की चित्रकारी, नटराज की मूर्ति, ये अजंता एलोरा की चित्रकारी है। उस समय की चित्रकारी को जब हम देखते हैं तो आज के समय में कारीगर इतनी आसानी से इसको नहीं बना सकते हैं। तो उस समय भी टेक्नोलॉजी भारत की कितनी एडवांस थी, ये समझने में हमें इतिहास से मदद मिलती है। पुरातात्विक सामग्री, खुदाई में प्राप्त औजार, बर्तन, हथियार आदि से भी हमें इतिहास का पता चलता है। आम लोगों की दैनिक जीवन शैली का चित्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं। इससे हमें दैनिक जीवन के बारे में पता लगता है कि सिंधु सभ्यता में किस तरह की सभ्यता या किस तरह के लोग रहे होंगे। हड्डियां व जीवाश्म, मानव विकास, पशुपालन, खान पान की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण, नर्मदा घाटी में प्राप्त मानव कंकाल, पांडुलिपियां, ताई पत्र, भोजपत्र या कपड़े पर लिखे ग्रंथ, ये हमारे देखो ताड़ पत्र हैं। ये ताड़ पत्र पर लिखा आपका भविष्य है। ये साहित्य, विज्ञान, गणित, धर्म आदि से जुड़ी जानकारी। उदाहरण, ऋग्वेद, चरक संहिता, अष्टाध्यायी, ये हमारे ताड़ पत्र पर लिखे हुए हैं। द्वितीय स्रोत में आते हैं। ये स्रोत प्राथमिक स्रोत के आधार पर बाद में लिखे गए हैं। विवरण होता है, ये लेखक की व्याख्या और विश्लेषण से प्रभावित होते हैं। इतिहास की किताबें, हिस्ट्री बुक वगैरह, ये हमारी प्राथमिक स्रोत से जो लेकर बनाए गए हैं वे द्वितीय स्रोत हैं। अब द्वितीय स्रोत में जैसे यात्रा वृत्तांत हैं, फाहियान की भारत यात्रा, फाहियान हवेन सांग की भारत यात्रा, ये हर्षवर्धन के समय में आए, ये गुप्त काल के समय में आए। साथियों, फाहियान के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में ये चीजें आप नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक के इनको नोट कर लेना। सारी चीजें बहुत सोच समझ कर लिखी गई हैं।
इसी तरह से हमें इंसान के बारे में सारी चीजें वीडियो को रोककर समझ लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। इसी प्रकार आप अल बैरूनी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। भारत में अल बैरूनी कब आया था, ठीक है, किसके शासन काल में आया, क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ ये गया, इसके बारे में भी आप लिख लेना। ये तीन ही है, फाहियान और आपका ये हायन और अल बैरूनी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखो, इतिहास के काल के बारे में जो पता लगता है वो कार्बन विधि से पता चलता है। कार्बनिक विधि क्या है? यह वैज्ञानिक विधि है जो जैविक वस्तुओं की उम्र बताती है। जब कोई जीव मरता है तो उसमें कार्बन 14 की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। उसकी बची मात्रा से यह तय किया जाता है कि वह कितनी पुरानी वस्तु है। इससे हमें यह पता लगता है कि व्यक्ति कितनी उम्र का होके मरा होगा, कितने दिन पहले मरा होगा। देखो, सीमा लगभग 50,000 वर्षों तक की उम्र बताने में यह कार्बनिक विधि सक्षम है। आगे चलते हैं। थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि, यह विधि मिट्टी के बर्तन या जले हुए पदार्थों से संबंधित होती है। आगे चलते हैं। और ज्यादा विस्तृत व्याख्या आपको पढ़नी है तो वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ते रहें। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मेरा प्रयास है कम समय में टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। इसके बाद आती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ों के तनों में हर साल एक वृत्त बनता है। इस तरह का एक वृत्त बनता है साथियों, गोल गोल। जितने वृत्त होंगे पेड़ की उम्र इतनी ही पुरानी मानी जाती है। इस तरह के वृत्त बनते हैं। जब आप पेड़ का तना कटा हुआ देखते हैं तो आपको दिखाई दे जाता है। सिक्के व अभिलेख, सिक्के पर अंकित शासक का नाम, उपाधियां, तिथि, लिपि आदि से पता चलता है कि वह किस समय का है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों ने भारत यात्रा के दौरान जो कुछ देखा उसे उन्होंने लिखा है और ये हमारे द्वितीय स्रोत में आते हैं। ये इसी क्रम में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। अब हम चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ। यहाँ से हमारे बहुत सारे नई नई समस्याओं का समाधान होने वाला है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ भी सीखने को मिलेंगी। पहला प्रश्न, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हमारी संस्कृत भाषा से मानी जाती है। इतिहास शब्द संस्कृत के ऐतिहासिक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऐसा वास्तव में हुआ है। एक एक करके आप व्याख्या से पढ़ सकते हैं। व्याख्या आपके सामने है, मैं केवल आपको प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, व्याख्या आपको स्वयं पढ़नी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन सी हमारा सही है, शिलालेख हमारा प्राथमिक स्रोत में आता है, बाकी ये हमारे द्वितीय स्रोत में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर पाए गए हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, ब्राह्मी लिपि में ये अधिकतर पाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ। ह्वेनसांग भारत किस शासक के काल में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। 7वीं शताब्दी में ये आया था ये। अगला प्रश्न, प्राचीन सिक्के से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, इससे हमें शासन व्यवस्था का पता चलता है। निम्न में से कौन द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो शिलालेख आपका द्वितीयक स्रोत नहीं है, ये हमारा प्राथमिक स्रोत है, बाकी सारे हमारे द्वितीय स्रोत हैं। ऑप्शन सी हमारा ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के स्रोत मुख्य रूप से किस प्रकार के हैं?
ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो स्रोत हैं ये पुरातात्विक हैं, पत्थरों पे लिखाई है इन पर, तो ये पुरातात्विक माने जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, औजार, भवन आदि पुरातात्विक स्रोत हैं, ये इनको पुरातात्विक कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका साहित्य स्रोत है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये कालिदास का है। ये निम्न में कौन सी विदेशी यात्री नहीं है? चाणक्य विदेशी यात्री नहीं है, यह भारतीय है, बाकी सारे विदेशी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में प्रमुख अभिलेख किस माध्यम पर लिखे जाते थे? ऑप्शन सी हमारा सही है, ताम्रपत्र एवं पत्थर पर लिखे जाते थे, ये ताम्रपत्र एवं पत्थर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन 14 विधि किसके लिए उपयोगी है? कार्बन 14 विधि किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन सी हमारा सही है, जैविक अवशेषों की उम्र बताने के लिए यह उपयोगी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि का उपयोग कहां होता है? बताइए। यह बर्तनों की उम्र बताने के लिए होता है। थर्माकोल के बर्तन बहुत चल रहे हैं, थर्माकोल से ही, थर्मोल्यूमिनेसेंस से हम बर्तन का पता लगा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किससे संबंधित है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ों की उम्र से संबंधित है। विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 57 ईसा पूर्व से इसको माना जाता है। यात्रियों के विवरण से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, शासन व्यवस्था और समाज के बारे में पता चलता है। भारत में सबसे पुराने शिलालेख किस सम्राट से संबंधित हैं? सबसे पुराने शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित हैं। 3री शताब्दी के ये शिलालेख हैं। 3री शताब्दी का मतलब बौद्ध काल के आसपास के ये हैं। ये अल बेरूनी ने भारत का विवरण किस पुस्तक में लिखा है? सारे ही प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है, किताब उल हिंद में लिखा है। ऑप्शन हमारा सी सही है, सांची का स्तूप साहित्य स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। सांची स्तूप स्थापत्य वस्तु का उदाहरण है। जो प्राथमिक स्रोत होता है से साहित्य कृतियां हैं, इसको भी हम यहां आसानी से समझ गए। यात्रा वृत्तांतों का महत्व क्या होता है? ऑप्शन सी, भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति जानने हेतु तो यात्रा वृत्तांतों का उदाहरण या सहारा लिया जाता है। प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां किस माध्यम पर लिखी जाती थीं? ऑप्शन बी हमारा सही है, ताड़पत्र और भोजपत्र पर यह लिखी जाती थी। प्राचीन काल में किस माध्यम से स्थायी रूप से अभिलेख बनाए जाते थे? पत्थर या ताम्रपत्र के द्वारा ये बनाए जाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये तुर्की भाषा में लिखा है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन सी हमारा सही है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत के किस स्रोत से सीधा धार्मिक प्रचार किया गया है?
ऑप्शन बी हमारा सही है, अशोक के शिलालेख से सीधा धार्मिक प्रचार किया गया है। सबसे उपयुक्त काल निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? कार्बन 14 विधि ये सबसे उपयुक्त और सबसे सही मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। काल निर्धारण की पद्धति में घटनाओं के क्रम को क्या कहा जाता है? इसे काल क्रम कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नर्मदा से प्राप्त मानव कंकालों की तिथि ज्ञात करने में किस विधि का प्रयोग हुआ है या होता है? ये कार्बन 14 का ही प्रयोग होता है। अवशेषों के बारे में जानकारी करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 विधि को किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी हमारा सही है, विलार्ड एफ लिब्बी ने किया था इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन बर्तनों की उम्र किस विधि से जानी जाती है? थर्माकोल के नाम से मैंने आपको बताया था। थर्मोल्यूमिनेसेंस से जानी जाती है। अगला प्रश्न, घटना पहले घटी या बाद में यह पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काल क्रम निर्माण कहलाती है ये। ऑप्शन बी हमारा सही है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पेड़ों के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? साथियों, ये तने का अध्ययन किया जाता है। जो वार्षिक वृत्त होते हैं, हर साल एक वृत्त तने के अंदर बनता रहता है। इससे पेड़ की उम्र का पता लगता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को हम किस प्रकार का स्रोत मानते हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण हमारे द्वितीयक स्रोत होते हैं। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी क्रम में हमारे बहुविकल्पीय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन और सिंधु घाटी सभ्यता से और बहुत सारी जानकारियां MCQ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।